बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एल में स्वागत है। अपना टॉपिक था दुग्ध विज्ञान, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं दूध का उत्पाद, और वो दूध का उत्पाद है क्रीम। दूध के उत्पादों के अंतर्गत पहला उत्पाद हम देख रहे हैं क्रीम। देखो क्रीम कहते किसे हैं, तो दूध वह दूध पदार्थ जिसमें वसा 18 से 60% होती है। वह दुग्ध पदार्थ जिसमें वसा 18 से 60% होती है, वह क्या कहलाती है? क्रीम कहलाती है। कितनी परसेंट होनी चाहिए? वसा 18 से 60% होनी चाहिए। ऐसा दुग्ध पदार्थ क्या कहलाएगा? क्रीम कहलाएगा। फिर बात करते हैं क्रीम के प्रकारों की। क्रीम के प्रकार, देखो क्रीम होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली जो क्रीम होती है वह होती है टेबल क्रीम। पहली क्रीम को हम क्या कहते हैं? टेबल क्रीम, या इसको हम कहते हैं पतली क्रीम, या तो बोल दो आप पतली क्रीम या कह दो टेबल क्रीम। देखो टेबल क्रीम जो होती है उसमें वसा, अब यहाँ सिंपल सी बात है, हमने कहां से कहां तक वसा बताई? 18 से 60% तक बताई। तो जो भी टेबल क्रीम होगी उस टेबल क्रीम में वसा होती है 18 से 25%, और वह दुग्ध पदार्थ जिसमें 18 से 25% क्या हुआ? वसा होगी, वह कौन सी क्रीम कहलाएगी? टेबल क्रीम कहलाएगी। उसके बाद चलते हैं व्हिपिंग क्रीम, या इसको कहते हैं मध्यम क्रीम। व्हिपिंग क्रीम या मध्यम क्रीम, वह क्रीम जिसमें वसा कितनी से होनी चाहिए? स्टार्ट तो देखो 26, सिंपल सी बात, 18 से 25 यहां आ गया, तो ये स्टार्ट कहां से होगा? 26 से होगा। तो 26 से 45% कहां से कहां तक? 26 से 45% जिस क्रीम में वसा होगी वह क्रीम क्या कहलाएगी? व्हिपिंग क्रीम कहलाएगी। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्लास्टिक क्रीम। नेक्स्ट हमारे पास में तीसरी क्रीम कौन सी आती है? प्लास्टिक क्रीम, जिसको हम गाड़ी क्रीम भी कहते हैं। गाड़ी क्रीम कहते हैं। और गाड़ी क्रीम के लिए वसा कितनी हो जाएगी? 46 से लेके 60% तक हो जाएगी। तो जो क्रीम था वो उस क्रीम के लिए हमने क्या डेफिनेशन दी? वह दुग्ध पदार्थ जिसमें वसा 18 से 60% पाई जाती है, वह दुग्ध पदार्थ क्या कहलाता है? क्रीम कहलाता है। क्रीम कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, एक टेबल, दूसरी व्हिपिंग और तीसरी प्लास्टिक। टेबल को पतली क्रीम कहा, व्हिपिंग को मध्यम क्रीम कहा, और प्लास्टिक को गाढ़ी क्रीम कहा। टेबल में कितनी होती है? 18 से 25, जो व्हिपिंग होती है उसमें 26 से 45, और जो प्लास्टिक क्रीम होती है उसमें 46 से 60% क्या होती है? वसा होती है। उसके बाद देखिए क्रीम निकालने की विधियां। हम क्रीम निकालते हैं दूध से, तो वो दूध से हम क्रीम कैसे निकालते हैं? तो दूध से क्रीम निकालने की विधियों के अंतर्गत सबसे पहली विधि पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण विधि। कौन सी पढ़ते हैं? गुरुत्वाकर्षण विधि। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ आना। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ आना। जो भाई गुरुत्वाकर्षण वैसे जो नियम पढ़ा होगा आपने कि ऊपर से कोई चीज नीचे आती है वैसे, ठीक है, तो वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण है उस गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है? जो दूध होता है उस दूध को हम क्या करते हैं? एक बर्तन में डाल के, जो भी अपना दूध होता है उस दूध को बर्तन में डाल के हम क्या करते हैं? उसको लगभग 10 से 24 घंटे के लिए रख देते हैं। 10 से 24 घंटे के लिए रख दोगे तो उस कंडीशन में जो क्रीम होगी वो एक परत के रूप में ऊपर की तरफ आ जाएगी। परत के रूप में क्या हो जाती है? ऊपर की तरफ आ जाती है। ये विधि कौन सी आ जाती है? अपनी गुरुत्वाकर्षण विधि। तो यहां बताइए, दूध को
बर्तन में डालकर ठंडे स्थान पर 10 से 24 घंटे के लिए रख देते हैं। जिसके कारण क्रीम परत के रूप में ऊपर की तरफ आ जाती हैं। ये विधि कौन सी होगी? गुरुत्वाकर्षण विधि हो गई। गुरुत्वाकर्षण विधि में क्या बताया कि दूध को बर्तन में डालोगे और बर्तन में डाल के उसको क्या कर दोगे? ठंडे स्थान पे लगभग 10 से 24 घंटे के लिए आप रख दोगे। उस कंडीशन में जो क्रीम होगी वो क्रीम क्या होती है? परत के रूप में एक ऊपर की तरफ आ जाती है। ठीक है। अब देखो गुरुत्वाकर्षण विधि होती है, उस गुरुत्वाकर्षण की भी विधियां आती है हमारे पास में। तो पहली जो विधि होती है उसका नाम है उथली कढ़ाई विधि। उथली कढ़ाई विधि। उथली कढ़ाई जो अपनी होती है वो उथली होती है। उथली का मतलब थोड़ी कम गहरी होती है। उस बर्तन में, उस कढ़ाई में हम क्या करते हैं? दूध को डाल के रख देते हैं। तो इसका नाम हमने क्या दे दिया? उथली कढ़ाई विधि दे दिया। उसके बाद में दूसरी हमारे पास में आती है गहरी कढ़ाई विधि। दूसरी कौन सी आ गई अपने पास में? गहरी कढ़ाई विधि। और तीसरी आती है दूध में पानी मिलाकर क्रीम निकालना। तीसरा जो तरीका होता है उसमें क्या करते हैं? पानी डालकर क्या करते हैं? क्रीम निकालते हैं। तो दूध में पानी डालकर क्रीम निकालना। ठीक है, आ गया समझ में? ये हमारे पास में क्या हो जाती है? क्रीम निकालने की 3 विधियां आ जाती है। अब इस प्रकार हमने क्रीम निकाली तो जो भी सेपरेटा दूध हमारे पास में बचता है, कौन सा दूध बचता है? सेपरेटा दूध बचता है, जिसको मैंने आपको समझाया था। हम क्या कहते हैं? स्किम्ड मिल्क भी कहते हैं उसको। स्किम्ड मिल्क या सेपरेटा दूध होता क्या है? क्रीम निकालने के बाद में जो बचा हुआ दूध हमारे पास में होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्किम्ड मिल्क या सेपरेटा दूध कहते हैं। तो इस प्रकार का जो हमने क्रीम निकाली उसके बाद में जो भी हमारे पास दूध बचा उसमें वसा कितनी होती है? 0.4% होती है। तो सेपरेटा या स्किम्ड मिल्क में वसा कौन सी विधि के द्वारा? गुरुत्वाकर्षण विधि के द्वारा हमने क्या किया? क्रीम निकाली। तो इस प्रकार हमारे पास में कितनी वसा बच जाती है? सेपरेटा दूध में 0.4% वसा बच जाती है। उसके बाद में देखते हैं इसी के अंतर्गत एक विधि और पढ़ते हैं। जर्सी क्रीम विधि। इसी के अंतर्गत हमने एक विधि और पढ़ी, जर्सी क्रीम विधि। देखो जो जर्सी क्रीम विधि होती है, इस जर्सी क्रीम विधि में क्या होता है? जो बर्तन होता है वो 2 दीवारों वाला होता है। कितनी दीवारों वाला होता है? 2 दीवारों वाला होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन ये बनता है वो यही बनता है कि जर्सी क्रीम विधि में बर्तन कितनी दीवारों वाला होता है? तो आपको बताना है 2 दीवारों वाला। बर्तन 2 दीवारों वाला होता है। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद देखिए जो भी 2 दीवार बताई हमने, जैसे हमारे पास में ये क्या हो गई? पहली दीवार हो गई और उसके बाद में ये हमारे पास में दूसरी दीवार हो गई। तो इन 2 दीवारों के बीच में जो भी ये स्पेस है उस स्पेस में हम क्या करते हैं? गर्म पानी भरते हैं। और कितने टेम्परेचर तक गर्म किया हुआ भरते हैं? 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया हुआ पानी भरते हैं। तो यहां बताना आपको दीवारों के बीच 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक
गर्म किया हुआ पानी भरते हैं। आ गया समझ में। दूसरी विधि थी, यानी जो भी नेक्स्ट विधि हमारे पास में थी वो कौन सी थी? जर्सी क्रीम विधि। और जर्सी क्रीम जो विधि थी इसमें हमने क्या कहा कि बर्तन क्या करते हैं, हम 2 दीवारों वाला लेते हैं और दीवारों के बीच में हम क्या करते हैं 88 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया हुआ पानी उसमें डाल देते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं क्रीम निकालते हैं। तो ये हमारे पास में दूसरी विधि कौन सी आ गई, चौथी विधि थी गुरुत्वाकर्षण की जर्सी क्रीम विधि। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी विधि हमारे पास आती है अपकेंद्रीय विधि। गुरुत्वाकर्षण के बाद में दूसरी हमारे पास में कौन सी आती है, अपकेंद्रीय विधि। चलो आगे देखते हैं अपकेंद्रीय विधि। यदि तुलना की जाए गुरुत्वाकर्षण की और अपकेंद्रीय की तो दोनों में से सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, अपकेंद्रीय विधि होती है। दोनों में से सर्वोत्तम विधि कौन सी हो गई, अपकेंद्रीय विधि हो गई। तो यहां बता दीजिए सर्वोत्तम विधि। उसके बाद देखो जो अपकेंद्रीय विधि होती है, इस अपकेंद्रीय विधि में हम एक यंत्र काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, एक यंत्र काम में लेते हैं जिस यंत्र का नाम होता है क्रीम सेपरेटर। यंत्र का नाम क्या है, क्रीम सेपरेटर। फिर बात करते हैं जो आपका यंत्र आया, इस यंत्र का एक हार्ट होता है, एक हृदय होता है। उस हृदय या हार्ट को क्या कहते हैं, तो क्रीम सेपरेटर का हार्ट, और हार्ट क्या कहलाता है, बाउल कहलाता है। जो क्रीम सेपरेटर मशीन थी, क्रीम सेपरेटर यंत्र था, उस क्रीम सेपरेटर यंत्र का हृदय या जो भी हार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाउल कहते हैं। फिर बात करें इस बाउल का काम क्या होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाउल जो होता है क्रीम सेपरेटर मशीन में जो लगा हुआ होता है बाउल, जो इसका हार्ट कहलाता है, उस बाउल का काम क्या होता है। तो दूध और क्रीम को अलग करने का काम है किसका होता है, बाउल का होता है। दूध व क्रीम को अलग करने का कार्य कौन करता है, बाउल कहलाता है, बाउल करता है। देखो जो क्रीम सेपरेटर होता है अपकेंद्रीय विधि होती है, इस विधि में दूध का तापमान कितना रखा जाता है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो क्रीम सेपरेटर मशीन होती है उसमें हम दूध कितने तापमान का डालते हैं। तो दूध का टेम्परेचर और यहाँ पर जो दूध का तापमान होता है वो होता है 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट एक चीज और देखते हैं, जो मशीन होती है इस मशीन में एक क्रीम स्क्रू लगा होता है। क्या लगा होता है, एक क्रीम स्क्रू लगा होता है। इस क्रीम स्क्रू का कार्य क्या होता है, ये चीज आपको बतानी होती है। तो जो क्रीम स्क्रू होता है इसका जो काम होता है क्रीम को पतला या गाढ़ा करना होता है, ठीक है। तो यहां बताइए क्रीम को पतला या गाढ़ा करने का कार्य कौन करता है, क्रीम स्क्रू करता है। कौन करता है, क्रीम स्क्रू करता है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो एक चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, हमारे को पढ़ना होता है जो भी मशीन होती है इस मशीन का आरपीएम। क्या पढ़ना होता है, मशीन का आरपीएम हमारे को पढ़ना होता है। तो इसका आरपीएम पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज क्वेश्चन पूछ भी लेता हूं, बता भी देता हूं। हमने पढ़ा था वसा निकालने की विधि, ठीक है, फेट निकाला था हमने, और फेट हमने गर्बर मशीन के द्वारा निकाला था। तो जो गर्बर मशीन थी उस गर्बर मशीन में हमने प्रति मिनट आरपीएम कितने देखे थे, 1100 आरपीएम हमने प्रति मिनट देखे थे। और 5 मिनट के लिए हमने क्या किया था, उस मशीन को चलाया था। तो टोटल जो 5 मिनट थी उसमें जो आरपीएम कितने हो जाते हैं, 5500 आरपीएम हो जाते हैं, 5500 आरपीएम हो जाते हैं। तो यहाँ पर
जो आपके क्रीम सेपरेटर मशीन है, इस क्रीम सेपरेटर मशीन को भी क्या करते हैं, घुमाया जाता है। तो यहां पर इसके आरपीएम आपको ध्यान रखने होते हैं 2000 से 4000 मशीन की गति, या जिसको आप चक्कर बोलो या आरपीएम बोलो, बात एक ही है। 2000 से 4000 प्रति मिनट, 2000 से 4000 प्रति मिनट हम यहां पर आरपीएम रखते हैं। अब देखो, एक आपने गुरुत्वाकर्षण विधि पढ़ी और दूसरी हम अपकेंद्रीय विधि पढ़ रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण विधि में सेपरेटर जो दूध था, स्किम्ड मिल्क था, उसमें वसा कितनी बच रही थी, 0.4% बच रही थी। कितनी बच रही थी, 0.4% बच रही थी। लेकिन यहां पर जो भी आपका सेपरेटर दूध है, कौन सी विधि में, अपकेंद्रीय विधि में, तो यहां पर जो सेपरेटर दूध होता है, उस सेपरेटर दूध में वसा बचती है मात्र 0.05 से लेके 0.1%। कितनी बचती है, 0.05 से 0.1% इसमें वसा बचती है। तो ये हमारे पास में कौन सा उत्पाद था, दूध का क्रीम उत्पाद था, जिसमें हमने पढ़ा क्रीम होता क्या है, 18 से 60% वसा वाला पदार्थ क्या कहलाता है, क्रीम कहलाता है। 3 प्रकार की क्रीम पढ़ी थी। नंबर 1 पढ़ा हमने टेबल क्रीम, दूसरी पढ़ी व्हिपिंग क्रीम और तीसरी पढ़ी थी प्लास्टिक क्रीम। 18 से 25, 26 से 45 और 46 से लेके 60%। उसके बाद में हमने क्रीम निकालने की विधियां पढ़ी। पहली विधि हमने पढ़ी गुरुत्वाकर्षण विधि, जिसके अंतर्गत हमने क्या बताया कि दूध को हम क्या करते हैं, एक बर्तन में डाल के ठंडे स्थान पर रख देते हैं, जिसके कारण जो वसा होती है वो वसा क्या होती है, ऊपर की तरफ क्या होती है, परत के रूप में जमा हो जाती है। तो ये विधि कौन सी थी, गुरुत्वाकर्षण। और ऐसी विधि में जो वसा होती है, वो वसा यानी जो भी आपका स्किम्ड मिल्क था, उसमें वसा बच जाती है 0.5%। इसके हमने विधियां पढ़ी, उथली कढ़ाई विधि, दूसरी गहरी कढ़ाई विधि, तीसरी दूध में पानी मिलाकर क्रीम निकालना और चौथा जर्सी क्रीम विधि। जो जर्सी क्रीम विधि थी, उसके अंतर्गत हमने क्या किया, बर्तन जो था वो बर्तन हमने दोहरी दीवारों वाला काम में लिया, 2 दीवारों वाला काम में लिया, और दीवारों के बीच में 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया हुआ पानी में डाल दिया। उसके बाद में दूसरी हमारे पास में विधि आई अपकेंद्रीय विधि। अपकेंद्रीय विधि क्या होती है, सर्वोत्तम विधि होती है, वैज्ञानिक विधि होती है। इसमें एक यंत्र हम काम में लेते हैं क्रीम सेपरेटर, और क्रीम सेपरेटर का विधि आपको हार्ट पूछा जाता है, हृदय पूछा जाता है, तो आपको बाउल बताना है। इस बाउल का जो काम होता है वो क्या होता है, दूध और क्रीम को अलग करना। इस विधि के अंतर्गत दूध का टेम्परेचर रखा जाता है 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके अंदर इस मशीन में एक क्रीम स्क्रू लगा होता है। इस क्रीम स्क्रू का कार्य होता है क्रीम को पतला या गाढ़ा करना। मशीन की जो गति होती है 2000 से 4000 प्रति मिनट रखी जाती है, और इस प्रकार क्रीम निकालने के बाद में जो सेपरेटर दूध हमारे पास में बचा, उस सेपरेटर दूध में वसा होती है 0.05 से लेके 0.1%। उसके बाद में दूसरा पदार्थ दुग्ध पदार्थ हम देखते हैं घी। दूसरा हमारे पास में दूध का पदार्थ कौन सा आ गया, घी। ओके, चलो अब देखो घी होता क्या है। तो वही वसा के आधार पर सारी चीजें हम देख रहे हैं। क्रीम के लिए हमने क्या कहा कि 18 से 60% वसा होगा, वो दुग्ध पदार्थ क्या कहलाएगा, क्रीम कहलाएगा। तो वह दुग्ध पदार्थ जिसमें वसा कितनी पाई जाती है, 99% से ज्यादा पाई जाती है। कितने परसेंट से ज्यादा पाई जाती है, 99% से ज्यादा पाई जाती है, वह दुग्ध पदार्थ क्या कहलाएगा, वसा कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं घी के संगठन की। घी का संगठन,
देखो संगठन के अंतर्गत वसा हम देखते हैं तो जो घी होता है इसमें वसा कितनी बताई हमने 99% बताई। कितनी बता दी? 99% बता दी। इसके बाद में दूसरा जो पदार्थ होता है इसमें नमी होती है, पानी होता है। कितना होता है? 0.5%। कितना होता है? 0.5%। और तीसरी चीज हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत स्वतंत्र वसा। स्वतंत्र वसा कितना बच जाता है? 0.5% बच जाता है। तो दूध का घी का संगठन हमने देखा। घी के संगठन में हमने बताया वसा कितनी होती है? 99%। पानी कितना होता है? 0.5%। और स्वतंत्र वसा होती है 0.5%। फिर हम कहेंगे देखो आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वातावरण का जो टेम्परेचर होता है, उस वातावरण के टेम्परेचर पर घी क्या होता है? तरल व अर्ध तरल पदार्थ के रूप में रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर घी कैसा रहता है? तरल व अर्ध तरल रहता है। और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तरल व अर्ध तरल रूप में रहता है। तरल व अर्ध तरल रूप में रहता है। ये चीज आपको बता दी। इसके बाद देखिए घी एक क्वेश्चन फिर आपके पास में नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये घी बनाने के लिए टेम्परेचर। घी बनाने के लिए टेम्परेचर कितना आवश्यक होता है? घी बनाने के लिए टेम्परेचर कितना बताना है? 110 से लेके और 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बताना है? तापमान कितना होता है? 110 से लेके 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है? घी आसानी से बन जाता है। देखो थोड़ी सी एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हालांकि इसकी विधियां होती हैं लेकिन हमारे को विधियां यहां नहीं पढ़नी है। मैं नॉर्मल चीज आपको बताता हूं कि घर पर हम क्या करते हैं, घी कैसे बनाते हैं। तो जो भी हमने क्या किया, दूध से वसा निकाली, अलग की, उस वसा पदार्थ को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जिसके कारण से गर्म करने के बाद में क्या होता है? जो भी नमी होती है या कोई अन्य उसमें जो अन्य चीजें होती है वो क्या होती है? ऊपर या फिर नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। या तो ऊपर बैठ जाएगी या फिर क्या होता है? नीचे की तरफ बैठ जाती है। और जो वसा अपने पास में बची कितनी परसेंट? 99%। तो वो पदार्थ हमारे पास में क्या होता है? एक तरल पदार्थ के रूप में बन जाता है। और उस तरल पदार्थ को हम क्या करते हैं? और उस जो भी नमी और जो भी उसके अंतर्गत अन्य चीजें थी उससे हमने क्या कर लिया? अलग कर लिया। तो हम क्या करते हैं? घर पे जो भी दूध घी होता है हमारे पास में, उसको हम क्या करते हैं? 110 से लेके 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एक चीज फिर बनता है कि जो घी होता है वो घी कौन सी वसा के सहयोग से बनता है? तो यहां बताना ट्राइग्लिसराइड वसा के सहयोग से बनता है। ट्राइग्लिसराइड वसा की संयोग से बनता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि घी किसके सहयोग से बनता है? ट्राइग्लिसराइड वसा के सहयोग से बनता है। दूसरी चीज देखो, घी को आप क्या करोगे? प्रकाश में, लाइट में रखोगे तो घी में क्या होती है? दुर्गंध आने लग जाती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना होता है। तो घी को हमेशा क्या होता है? अंधेरे में रखना होता है। आ गया समझ में? चलो इसके बाद में इसी घी के अंतर्गत आपको एक विधि का नाम बता देता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट विधि होती है, उपयुक्त विधि होती है, सर्वोत्तम विधि होती है। और किसके द्वारा विकसित की हुई है? NDRI के द्वारा विकसित की हुई है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित की गई है। और इस विधि का नाम है पूर्ण स्तरण विधि। घी बनाने की NDRI द्वारा विकसित विधि कौन सी है? पूर्ण स्तरण विधि है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो इसके बाद देखते हैं घी का नेक्स्ट उत्पाद
दही। घी का नेक्स्ट उत्पाद हमारे पास में कौन सा रहता है? दही। खाया करो दही, ताकि दही में देखो हर चीज होती है, कैल्शियम भी होता है, खनिज यानी खनिज लवण भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में दूध का नेक्स्ट उत्पाद कौन सा आ गया? दही। सबसे पहले देखो क्या है? एक किण्वित पदार्थ है। क्या है? किण्वित पदार्थ। तो दूध का किण्वित पदार्थ क्या कहलाएगा? दही कहलाएगा। दूध का किण्वित पदार्थ क्या कहलाएगा? दही कहलाएगा। अब दही बनता कैसे है? तो पहले क्या करोगे? आप दूध को गर्म करोगे। दूध को हम गर्म करते हैं और दूध को गर्म करने के बाद में उसको 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक क्या करते हैं? वापस ठंडा करते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसमें जामन मिलाते हैं और जामन मिलाने के बाद में क्या होता है? जो दूध होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? दही में परिवर्तित हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि दूध में जामन जो होता है उसे जामन क्यों मिलाते हैं? तो देखो जो जामन होता है उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया ही क्या करता है? लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने का कार्य करता है। दूध की शर्करा क्या थी? लैक्टोज। लैक्टिक अम्ल दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, तो उसमें बदलने का कार्य करता है। दूध को गरम करके 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ठंडा कर जामन मिलाकर 8 से 10 घंटे रख देती हैं और 8 से 10 घंटे रखने के बाद में जो पदार्थ हमारे को मिलेगा वो पदार्थ क्या कहलाएगा? दही कहलाएगा। नेक्स्ट यहां देखो ये चीज आ गई जामन। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं जामन की मात्रा। जामन कितना मिलाए? जामन कितना हमारे को मिलाना होता है? तो यहां मैं अलग अलग बात कर लेता हूं। एक सर्दियों की बात करता हूं और दूसरी गर्मियों की बात करते हैं। देखो गर्मियों में क्या होता है? जामन की मात्रा कम रखनी होती है। जामन की मात्रा क्या होती है? कम रखनी होती है। और सर्दियों में जामन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा रखनी होती है। दूसरी चीज, सर्दियों में दही जो भी हमने जो पदार्थ था हमारे पास में दूध था उसको हम क्या करेंगे? एक लंबे पीरियड के लिए रखेंगे, यानी वहां टेम्परेचर सॉरी टाइम जो आएगा वो टाइम आएगा कितना? 10 घंटे से ज्यादा। और यहाँ पर गर्मियों की हम बात करें तो गर्मियों में हम क्या करते हैं? 8 से 10 घंटे नॉर्मल रखते हैं। तो यहाँ देखिए सर्दियों में जो जामन की मात्रा होती है वो होती है 1 से 3% और यहाँ पर हम 12 से 24 घंटे के लिए क्या करते हैं? इसको रखते हैं। उसके बाद में गर्मियों में जामन की मात्रा आपको पूछी जाती है तो बताना है लेस देन 1% और यहाँ पर आप 8 से 10 घंटे के लिए दूध को रखोगे। क्वेश्चन पढ़ा कि सर्दियों में जामन की मात्रा रखी जाती है 1 से 3% और गर्मियों में जामन की मात्रा रखी जाती है लेस देन 1%। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत मैंने क्या कहा था कि लैक्टोज किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? पूछा गया क्वेश्चन, जेट में भी पूछा गया था और सुपरवाइजर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा जीवाणु के नाम आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। लैक्टोज किस में बदल रहा है? लैक्टिक अम्ल में बदल रहा है।
लैक्टोज किस में बदल रहा है? लैक्टिक अम्ल में बदल रहा है। और लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो एक तो होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु। समझ जाओगे कि लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले जीवाणु कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और दूसरा एसिडोफिलस। दूसरा आपको कौन सा बताना है? एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये दो जीवाणु हैं, एक स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और दूसरा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये दो जीवाणु क्या करते हैं? लैक्टोज को किस में परिवर्तित करते हैं? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए जो दही होता है उस दही में अम्लता कितनी होती है? दही में अम्लता तो 0.7 से 0.9% दही में क्या होती है? अम्लता होती है। दही में अम्लता, और यहां पर आपको बताना है 0.7 से लेके 0.9%। कितनी बतानी है? 0.7 से 0.9%। नेक्स्ट आते हैं दही का संगठन। दही का संगठन। अब देखो दही का संगठन देखने के लिए हमारे को क्या करने हैं? दो प्रकार के दही पढ़ने हैं। दो प्रकार के कौन से? एक होता है पूर्ण दूध का दही। एक तो क्या होता है? पूर्ण दूध का दही और दूसरा सेपरेटा दूध का दही। पूर्ण दूध का दही और दूसरा हमारे पास में क्या आया? सेपरेटा दूध का दही। सेपरेटा दूध, क्रीम निकाला हुआ दूध क्या कहलाता है? सेपरेटा दूध कहलाता है। यहां हमने देखिए अवयव, दूध में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, वो सारे के सारे कहां आ जाएंगे? दही में आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे? दही में आ जाएंगे। तो दूध में पानी पाया जाता है। सबसे पहला कौन सा अवयव था हमारे पास में? पानी। कितना था? 82 से 87%। कितना था दूध में पानी? 82 से 87%। तो देखो एवरेज आपको वही चीज ध्यान रखनी है, जितना आपको दूध में आपने देखा था उसका लगभग उतना एवरेज आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आपका दही होता है उस दही में पानी होता है 85 से 88%। कितना होता है? 85 से 88%। लेकिन जो सेपरेटा दूध होता है उस सेपरेटा दूध के दही में पानी क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा। और ज्यादा कितना होगा? 90 से 91% होगा। कितना होगा? 90 से 91% होगा। इसके बाद देखिए वसा। नेक्स्ट हमने देखा वसा। देखो दूध में हमने वसा कितनी देखी थी? लगभग एवरेज 5 से 7%, 5 से 8%। तो एवरेज वही वसा यहां आ जाएगी। आप बता दीजिए 5 से 8%। लेकिन जो सेपरेटा दूध था उस सेपरेटा दूध के दही में क्या होगा? वसा बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि वहां तो हमने कंप्लीट निकाल ली। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा था? 0.05 से लेके 0.1%। ऐसे आपको याद करते चले जाना, क्योंकि वो चीज हम पढ़ चुके। क्रीम हमने निकाली थी, उस समय मैंने आपको बताया था कि जो अपकेंद्रीय विधि होती है उसके द्वारा यदि हम क्रीम निकाल रहे हैं उस कंडीशन में वहां वसा कितनी बचती है? स्किम्ड मिल्क में 0.05 से 0.1%। तो वो की वो तो किस में आएगी? दही में आएगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास में आती है प्रोटीन। अब यहां देखो प्रोटीन एवरेज
3.5 पढ़ी थी। याद है आपको कि दूध में हमने जो प्रोटीन थी वो लगभग एवरेज कितनी पढ़ी थी, 3.5 देखी थी। तो यहाँ आपके पूर्ण दूध का दही है उसमें आपको बताना 3.2 से लेके 3.5%, और जो स्किम्ड मिल्क का दही है उसमें बताना 3.3 से लेके 3.5%। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, 3.2 से 3.5, यहाँ है 3.3 से लेके 3.5। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट लैक्टोज। लैक्टोज एवरेज 4.5%। आपका जो किसका भैंस का दूध था, उस भैंस के दूध में लैक्टोज कितना था, 5.4% था। कितना था, 5.4% था। बाकी लगभग एवरेज 4.5 था। तो यहाँ पर लैक्टोज कितना होगा, 4.6 से 5%। कितना होगा पूर्ण दूध के दही में लैक्टोज, 4.6 से लेके 5%। और एवरेज वही लगभग यहाँ आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा बताना है, 4.7 से लेके 5.3%। स्किम्ड मिल्क के दूध में दही में कितना लैक्टोज होता है, 4.7 से 5.3% होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट खनिज। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, खनिज। खनिज कितना था दूध में, 0.7 से लेके और 0.9 था। तो एवरेज उतना का उतना 8.5 किस में आ जाता है, दही में आ जाता है। 0.7 से लेके 0.85 किसके दूध में, पूर्ण दूध के दही में होता है। और उसके बाद में जो आपका सेपरेटा दूध का दही होता है उसमें होता है 0.7 से लेके 0.75%। कितना होता है, 0.7 से 0.75%। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आया था, लैक्टिक अम्ल भी आया था। क्या आया था, लैक्टिक अम्ल भी आया था। तो यहाँ लैक्टिक अम्ल भी आपको याद रखना होता है। लैक्टिक अम्ल होता है 0.6 से 1%। कितना होता है, 0.6 से 1%। दोनों में सेम है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद देखिए दूध में कैल्शियम और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। तो कैल्शियम देखिए 0.12 से 0.14, और यहाँ पर भी 0.12 से लेके 0.14। कुछ याद आया आपको इस डिजीज इससे, ये चीज हमने देखी थी, कहाँ देखी थी, 0.12 से 0.18 याद करो। उसके बाद में 0.14 से 0.16, ये दो चीज मैंने आपको बताई थी और उसको आप देख लीजिए। उसके बाद आता है हमारे पास में फास्फोरस। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, फास्फोरस। और फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो पॉइंटों में पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। फास्फोरस 0.09 से 0.1%। कितना होता है, 0.09 से 0.1%। और सेपरेटा दूध के दही में भी कितना होता है, 0.09 से 0.1%। यह आपके दही का क्या हो जाता है, संगठन हो जाता है। यहां पर आपने एक ही चीज थोड़ी सी अलग देखी, ये चीज, बाकी लगभग चीजें आपके दूध के संगठन के बराबर है। इस यहाँ पर ये चीज आपको क्या करना है, थोड़ा सा अलग करना है। इसको आप अलग से ही क्या कर लीजिए, निशान बना के अलग डाल दीजिए कि सेपरेटा दूध के दही में या सेपरेटा दूध में कितनी वो होती है, वसा होती है। तो वहां पर भी आपने क्या बताया, 0.05 से 1%। और सेपरेटा दूध का जो दही होता है उसमें भी वसा कितनी होती है, 0.05 से लेके 0.1% तक। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो भी आपके दूध का पोर्शन बचता है वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।